हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था, उस क्रिस्टल को पाने के लिए यहाँ पे फेंग हॉ के ग्रैंडफादर ने उसे एक स्नो रीजन का पता बताया था। यहाँ पे और भी सारे कल्टीवेटर्स पहुंच जाते हैं उसे एलियन क्रिस्टल को पाने के लिए, लेकिन यहाँ उस क्रिस्टल का गार्ड एक मॉन्स्टर कर रहा होता है जो कि आइस एप किंग होता है। इसने यहाँ पे सबको पछाड़ते हुए उस क्रिस्टल को ही खा लिया होता है। कारण उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और उसका जो कटा हुआ हाथ होता है वो तो वापस से रिजनरेट हो जाता है। अब पहले के मुकाबले इस एप का सामना करना और भी ज्यादा मुश्किल था। आगे यून उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पे इंजर्ड नहीं होता तो इसकी गुंजाइश थी कि मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर सकता, लेकिन अब मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ, इसीलिए मेरी जो पीक पॉइंट की पावर है वो बहुत ही ज्यादा लो हो चुकी है। इस पे लिटिल फेरी यहाँ पे फेंग हाओ को एक आइडिया देती है कि अगर तुम उस मार्शल क्रिस्टल की पावर को यूज कर सकते हो, कुछ देर के लिए मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ, जिससे तुम उस आइस एप किंग को हरा पाओगे। फेंग हाओ से कहता है कि आखिरकार वो उस मार्शल क्रिस्टल को कैसे यूज करेगा जबकि उसे उस एप ने खा लिया है। यहाँ पे उस तरह का एक और मार्शल क्रिस्टल है भी नहीं जिसका यूज करके वो उसकी ऑरा को रिलीज कर सकता है। जिसमें फेरी उसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास वो मार्शल क्रिस्टल नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे वोजिंग एलिक्सर का भी यूज कर सकते हो कि ये दोनों एक ही चीजें से बनाई जाती है, इसीलिए इनमें कुछ न कुछ सिमिलैरिटी तो होती ही है। यहाँ वोजिंग एलिक्सर को भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमारा काम बन सकता है। यहाँ पे इस ट्रिक का पता लगने के कारण ये जो फेंग हाओ होता है वो यहाँ यून से पूछने लगता है कि मेरे पास एक सीक्रेट मेथड है इस आइस एप किंग को हराने का, मुझे इसके लिए बस वोजिंग एलिक्सर की पावर की जरूरत होगी। सुनते ही यून उसे कहता है कि उसके पास तो बहुत सारे वोजिंग एलिक्सर्स हैं, एक पोटली भर के उसके पास वोजिंग एलिक्सर होते हैं जो कि सारा का सारा वो यहाँ पे फेंग को दे देता है। फेरी इसको देख करके यहाँ पे खुशी के मारे चहक उठती है कि इतने एलिक्सर्स तो काफी ज्यादा है उस बीस्ट को हराने के लिए। तभी ये लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए लिटिल फेरी जो होती है वो वापस से यहाँ फेंग हाओ की बॉडी में चली जाती है और अब उसके प्लान का दूसरा फेज शुरू होता है, जिसमें यहाँ फेंग हाओ ने उस वोजिंग एलिक्सर के सारे क्रिस्टल को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके कारण अब उसकी बॉडी से भी वही भयानक ऑरा रिलीज होने लगती है जो कि थोड़ी देर पहले जो कि उस एप किंग की बॉडी से निकल रही थी। अब आगे वोजिंग एलिक्सर को मिलते ही यहाँ पे फेंग हाओ ये देख पाता है कि उसके पास भी अब एयर एट्रिब्यूट की ताकत आ चुकी है। वुज़ोंग रेल्म के कल्टीवेटर्स के पास ही इस तरह के विंग्स होते हैं कि अब यहाँ फेंग हाओ के पास भी पिंक कलर के विंग्स आ जाते हैं। वो इन विंग्स का यूज करके ऊपर हवा में उड़ता है और एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। ये फॉर्मेशन इतना बड़ा होता है कि उससे निकलने वाला पाम हैंड का अटैक जो होता है, इस हैंड का साइज ही उस एप किंग के साइज का 10 गुना था। जैसे ही वो पावरफुल हैंड इस फॉर्मेशन से बाहर निकलता है, अब वो उस एप पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इधर वो जो एप होता है उसकी भी पावर्स कम नहीं थी। अपने सारी पावर को जनरेट करते हुए अपनी सारी शक्तियों को एक जगह पे इकट्ठा किया था कि वो इस हैंड के पावर के अटैक को नलिफाई कर सके। ये दोनों हिट अटैक्स एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन यहाँ पे भारी वो हाथ वाला अटैक पड़ता है। वो हाथ वाला पाम अटैक जो होता है वो उस एप के अटैक को सप्रेस करते हुए किसी मच्छर की तरह थप से मार देता है और उस आइस किंग एप की तो वहाँ पे बन जाती है चटनी और उसके मरते ही निकलता है उसकी बॉडी से वही मार्शल क्रिस्टल और सीधा फेंग हाओ उस क्रिस्टल को कैप्चर कर लेता है। आगे फेंग हाओ के लिए ये जो बैटल था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उसने अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी यूज कर ली होती है कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। नीचे जमीन में गिरते ही वो बेसुध हो जाता है। यहाँ पे यून उसे संभालता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। अब आगे वो जो यून होता है उसे होश लाने में यहाँ पे मदद करता है और फेंग हाओ से कहता है कि अब तुम्हारे पास ये जो मार्शल क्रिस्टल आ गया है तो तुम इसके साथ आगे की प्रक्रिया चालू करो। तुम इसकी पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दो, तब तक मैं इस गुफा के बाहर गार्डिंग करता हूँ। अब आगे वहाँ पे लिटिल फेरी अपीयर होती है जो फेंग हाओ को इस एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया के बारे में बताती है। ये जो मार्शल क्रिस्टल है वो उन ऑर्डिनरी क्रिस्टल से बहुत ही ज्यादा गुना पावरफुल है, इसीलिए अगर इसे अपने शरीर में तुम एब्जॉर्ब करोगे तो समझ लेना कि इसका जो पेन होगा वो 100 गुना ज्यादा होगा। तुम्हें इसे एब्जॉर्ब करने में एक बहुत ही भयानक असहनीय दर्द होगा, लेकिन अगर उस दर्द को तुम सह लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दर्द को तुमने नहीं सहा और तुम बेहोश हो गए, याद रखना वापस जिंदगी में दोबारा नहीं उठ पाओगे। किसी भी हालत में यहाँ तुम जागे रहना, मैं किसी भी हालत में अपनी कॉन्सिक्वेंसेस को लूज नहीं करना है। जिसमें यहाँ फेंग हाओ से कहता है कि मुझे इसके खतरे के बारे में पता है,
और मैं ये जानते बूझते ही इस कल्टीवेशन की राह में निकल पड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ बिना खतरा और बिना मेहनत के किसी को कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए अगर मुझे पावरफुल बनना है तो मुझे ये दर्द सहना ही होगा। यहाँ फेंग हो ने दृढ़ निश्चय कर लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये करके ही रहेगा। आगे फिर उसे और भी मोटिवेट करती है और उसे कहती है कि चलो देरी किस बात की, इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। अब आगे फेंग हो उस मार्शल क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। अब वो क्रिस्टल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जैसे ही यहाँ पर फेंग हो उसे एक्टिवेट करता है, एकदम ही कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसके अंदर से एनर्जी का भंडार रिलीज होने लगता है। लिटिल फेरी उसे गाइड करती है कि अभी सही वक्त है, तुम्हें इसे जल्द से जल्द कंट्रोल करना होगा। यहाँ फेंग हो चाहे अपनी जितनी भी ताकत लगा लेता है, उसके लिए उस क्रिस्टल को कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इस चक्कर में यहाँ फेंग हो जो होता है वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। बॉडी के अंदर तो इंटरनल इंजरीज भी होने लगती है, जिसके कारण उसे वॉमिटिंग होने लगती है। आगे फिर उसे कहती है कि अब थोड़ा ही समय बाकी है, तुमने और थोड़ा सा सह लिया तो तुम इसे एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाओगे, लेकिन अभी अगर तुमने अपनी कॉन्सिक्वेंसेस को लूज किया तो फिर तुम्हारे साथ आगे बहुत ही बुरा होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा और सह लो। चाहे फेंग हो को यहाँ पे कितना भी ज्यादा पेन हो, उसने तो ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो ये जरूर कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे अपने दर्द की सीमा को लांघते हुए वो अपनी कल्टीवेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ फोकस करना शुरू कर देता है। और फाइनली कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो जो क्रिस्टल होता है वो पहले से ज्यादा स्टेबलाइज था, एक जगह पे स्थिर हो जाता है, जिसके लिए अब आगे की प्रोसेस फेंग हो के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है, जिसके कारण फेंग हो का यहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और अब वो और भी पूरे इरादे के साथ इस काम में सक्सेसफुल होने के लिए अपनी मेहनत जारी रखता है। लेकिन तभी यहाँ पे सीन कट होता है और हमें यहाँ पे सिनार को दिखाया जाता है। इसका किसी काम में मन नहीं लग रहा होता है, उसे बार बार यहाँ पे फेंग हो का ही ख्याल आ रहा था और वो बस उसी कंपटीशन के बारे में सोचने लगती है कि पता नहीं फेंग हो अभी कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। वो तो अपनी कल्टीवेशन के मात्र वॉरियर रिल्म के एडवांस लेवल पे है। इस लेवल पे होते हुए वो डोंगफेंग का सामना कभी नहीं कर सकता। वो यहाँ उसकी दोस्त होने के नाते काफी ज्यादा फेंग हो के लिए चिंतित होती है। अब आगे हमें वापस से यहाँ गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फेंग हो को जैसे ही लग रहा होता है कि वो अपने इस काम में सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वहीं पे पासा पलट जाता है और उसका फोकस जैसे ही खोता है नीचे जमीन में गिर जाता है। फिर यहाँ पे उसे कहती है कि ये अब जो क्रिस्टल है वो अब कंट्रोल से बेकाबू हो चुका है, इस टाइम पे काबू करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए तुम यहाँ पे गिव अप कर दो। तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए मैं जरूर कोई दूसरा उपाय सोच लूंगी। जिसपे फेंग हो यहाँ पे काफी हिम्मत के साथ उठ खड़ा होता है और फेरी से कहता है कि इस क्रिस्टल को पाने के लिए मैंने काफी मेहनत की है, मैं अपनी इस मेहनत को इस तरह से तो बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं किसी भी हाल में उस डोंगफेंग को हरा के ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए इस क्रिस्टल के अंदर से निकलने वाली आंधी का ही सामना क्यों ना करना पड़े। आगे हम उसकी हिम्मत को देखते हैं, जो कि यहाँ फेंग हो काफी ज्यादा निडर होते हुए उसी क्रिस्टल की ओर उसे लेने के लिए बढ़ रहा होता है। यहाँ उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है कि अगर तुम इसी तरह से अपने मौत के पीछे भागते रहे, देखना इस क्रिस्टल के अंदर से निकलने वाला एपिडेमिक तुम्हें निगल जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी गिव अप कर दो। वैसे भी तुम्हारे लिए उस चैलेंज से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी लाइफ है। लेकिन यहाँ फेंग हो उसकी एक नहीं सुनता, उसने बस मन में बस यही इरादा थाम लिया होता है कि उसे बस सक्सेस पाना है। और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि उस बेचारे को आगे बढ़ने में काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत यहाँ पे नहीं हारता। लगातार उस क्रिस्टल से निकलने वाली एनर्जी उसे भले ही वापस फेंक देती थी, फिर भी वो उठ खड़ा होता था और उसे पाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखता है। तो उसकी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर वो चल नहीं पा रहा था तो वो रेंग करके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। हालांकि ये काफी यहाँ पे मोटिवेशनल सीन है, लेकिन काफी देर से यही चीज चल रहा होता है, जिससे मुझे लगता है कि एपिसोड को कुछ ज्यादा ही ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बाय द वे हमें भी इसकी हिम्मत को देख करके कुछ सीखना चाहिए। आगे फिर भी यहाँ पे इम्प्रेस हो जाती है कि इस मेहनत और लगन को देखते हुए यहाँ पे लिटिल फेरी उसकी मदद करने का सोचती है और ये काम वो पहले भी तो कर सकती थी। खैर यहाँ वो फेंग हो को रेंगता हुआ नहीं देख पाती, इसलिए वो अपनी पावर से उसकी इंजरीज को हील कर देती है ताकि फेंग हो यहाँ पे उठ खड़ा हो करके इस मिशन को सक्सेसफुल कर सके। आगे लिटिल फेरी उसे कहती है कि आगे बढ़ो और जल्द से जल्द उस क्रिस्टल को सील कर दो। यहाँ फेंग हो उसे देख करके थैंक यू कहता है और अब अपनी पूरी पावर के साथ उस क्रिस्टल की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि फेंग हो को यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके का पेन होता है, लेकिन वो इसे बर्दाश्त करते हुए उसकी ये कोशिश जो होती है यहाँ कामयाब हो जाती है।
फाइनली वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है और उसकी एक भयानक चीख के साथ हम वहाँ पे एक बहुत बड़ी एनर्जी के ब्लास्ट को देखते हैं, जिससे निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा तेज होती है कि यून भी उस एनर्जी को गुफा के बाहर महसूस कर पाता है। से यहाँ यून भी समझ चुका था कि फाइनली यहाँ फेंग हाओ ने सक्सेस पा लिया है। बाकी यहाँ यून फेंग हाओ के पास पहुँचता है और देख करके वो नजारा हैरान रह जाता है। थोड़ी देर पहले ये बंदा दर्द से कहरा रहा था, सक्सेस मिलती ही देखो ये कितना चहक पड़ा है। फेंग हाओ की यहाँ पे खुशी के तो ठिकाने नहीं रहते। आगे यून उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि फाइनली ये काम इतना ज्यादा मुश्किल था और इम्पॉसिबल होने के बावजूद भी फेंग हाओ ने उस क्रिस्टल को रिफाइन कर लिया। आगे फेंग हाओ से बताता है कि वो पिछले 2 महीने से इस आइस जेड स्नोफील्ड इलाके में घूम रहा है, इसीलिए उस आइस एट्रीब्यूट से काफी ज्यादा वो फैमिलियर हो चुका है और इसी ठंड सहने की आदत ने उसे इस क्रिस्टल को रिफाइन करने में काफी ज्यादा मदद की है। अब उसकी इस जवाब से फेरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, इसलिए जो तुम सारा श्रेय किसी और को दे रहे हो। यहाँ पे फेंग हाओ से कहता है कि तुमने भी मेरी मदद की है सीनियर। अब जो कि सिर्फ यहाँ पे फेंग हाओ ही लिटिल फेरी को देख पाता था, इसलिए जब वो उससे बातें कर रहा होता है तो यून उससे पूछता है कि ये आखिर तुम हवा में किससे बातें करते रहते हो। फेंग हाओ से कहता है कि मैं तो बस अपने मास्टर को थैंक यू कह रहा हूँ। आगे यहाँ फेंग हाओ यून से कहता है कि अब उसकी बॉडी में ये जो क्रिस्टल रिफाइन हो चुका है, इसीलिए उसे अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने के लिए उसने ये डिसाइड किया है आधे साल तक वो इसी जगह पे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेगा और इसी दौरान वो यहाँ पे यून की बॉडी के अंदर से उस हीट टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने में भी उसकी मदद करेगा। सुन करके यून भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम तो वाकई के कमाल की हीलर हो, किसी भी हीलर को इतना मदद करते हुए कभी नहीं देखा। ये मदद करने के लिए इस कोल्ड रीजन में 6 महीने तक रुकने को तैयार हो, इसीलिए मुझसे भी जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारी प्रैक्टिस में हर हाल मदद करूंगा। अब आगे यहाँ पे यून की बॉडी के हीट पॉइजन को कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाए, इसके इलाज के लिए यहाँ पे लिटिल फेरी जो होती है वो यहाँ फेंग हाओ को एक खास स्क्रॉल देती है। इसमें ऐसी टेक्निक लिखी गई थी कि किस तरह से हीट पॉइजन को किसी के बॉडी से रिलीज किया जा सकता है। अब इस स्क्रॉल में दी गई टेक्निक का यूज करके फेंग हाओ जो होता है यून की बॉडी से वो जहर डिटॉक्सिफाई करने लगता है और अब यहाँ पे हमें काफी जल्दी से टाइम बीतता हुआ दिखाया जाता है। यहाँ फेंग हाओ को देखते हैं जिसने काफी लगन के साथ अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करने में मदद उसकी यून कर रहा होता है। वो भी एक मार्शल लेवल का कल्टीवेटर है, इसीलिए उसे भी मार्शल आर्ट का काफी अच्छा ज्ञान है। यहाँ पे यून जो होता है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग फेंग हाओ को दे रहा होता है। इसके बदले में फेंग हाओ जो होता है वो उसकी बॉडी से जहर निकालने का काम करता है। अब इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस जारी रहती है। यहाँ दिन बीतते जाते हैं और दिन बीतते बीतते महीने बीत जाते हैं। यहाँ पे अगली सीन में हम उसे शैडो डिमन कल्ट के मेंबर को देखते हैं जिसके पास वही मिस्टीरियस वुमेन आई थी। उसने फेंग हाओ का अता पता लगाने के लिए अपने बंदों को चारों तरफ फैला दिया था। आखिर वो बंदा कहाँ चला गया है जिसने उनके प्लान को बिगाड़ा था। आगे वो जो मिस्टीरियस वुमेन होती है वो अपने लीडर के पास पहुंचती है ताकि उसे सारे कारनामों के यहाँ पे इंफॉर्मेशन देती है। आगे वो शैडो डिमन कल्ट का जो लीडर होता है उसे कहता है कि हमारे प्लान में रुकावट एक और चीज डाल रही है, वो ये है कि एक ईस्टर्न बेयर नाम का एक बहुत ही भयानक बीस्ट है जिसकी पावर के बलबूते पे एक बहुत ही बड़ी बैटल ये लोग लड़ना चाहते हैं, लेकिन उस बेयर को ही किसी ने पॉइजन दे दिया है। ये लोग एक ऐसे बंदे की तलाश कर रहे हैं जो कि हीलर हो ताकि वर्जन मेरी वाले पॉइजन को उस बेयर की बॉडी से निकालना जानता हो। अब उस हीलर को तलाश करने के लिए वो जो लीडर होता है वो अपनी इस मिस्टीरियस वुमेन को आदेश देता है किसी भी तरह से उस बंदे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, क्योंकि सिर्फ वही हीलर होगा जो कि उस एक्सटर्नल बेयर को क्योर कर पाएगा। तो वो मिस्टीरियस वुमेन उसे बताती है कि हमने उसे ढूंढने के लिए पहले ही काम चालू कर दिया है। बाकी यहाँ सीन चेंज होता है और हमें डोंग फैंग के उसी सेक्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पे डोंग फैंग अलग अलग डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दिया करता था। उसी की ही डिसाइपल सिनार होती है जिसे वो अलग अलग तरीकों के मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करवा रहा था, लेकिन यहाँ पे सिनार से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसका पूरा ध्यान यहाँ फेंग हाओ पे होता है, इसीलिए वो अपनी इस प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती और उससे एक गलती हो जाती है। इसके कारण डोंग फैंग उस पे झिड़कने लगता है। कहता है कि आजकल तुम कुछ दिनों से अपने काम पे फोकस नहीं कर रही, इसका मतलब यही है कि तुम उस नल्ले नकारा के बारे में सोच रही हो। अपने अंदर जो मार्शल आर्ट की स्किल है इसका यूज तुम अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए करो, कि बेकार लोगों के बारे में सोच करके इसे जाया करो। तुम बहुत ही जल्दी एक मॉन्क लेवल की कल्टीवेटर बनने वाली हो। तुम्हारा ध्यान बार बार उस कचड़े के ऊपर जो जा रहा है कि मेरे साथ कभी भी जीत नहीं सकता, तो उसके बारे में सोचना तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा।
इसलिए बेटर यही होगा कि अपने टैलेंट को वेस्ट ना करो और अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करो। अब आगे वो वहाँ उसे लेक्चर सुना करके चला जाता है। पीछे से जो सिनार होती है, डोंगफेंग के लेक्चर सुनने के बावजूद भी अभी भी फेंग हॉ के बारे में ही सोच रही होती है कि पता नहीं अब वो कहाँ होगा, क्योंकि 6 महीने का टाइम बीत चुका है। फेंग हॉ ने जो ये चैलेंज किया था, इसकी डेट अब आने वाली है। अब आगे हमें वही 6 महीने के बाद का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फेंग हॉ पूरी तरह से तैयार था। यहाँ पे उसने किस लेवल की प्रैक्टिस की होती है, इसकी परख करने के लिए यून से वो कहता है कि एक प्रैक्टिस मैच हो जाए। यहाँ पे जब यून और फेंग हॉ एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे फेंग हॉ का ही पलड़ा भारी होता है। फेंग हॉ को तो यहाँ पे यून ने ही सिखाया होता है, लेकिन आज वो उससे फाइट करने में खुद हार चुका था। फेंग हॉ अपनी इस प्रैक्टिस फाइट में यून को हरा देता है। इससे यून उसकी प्रोग्रेस देख करके काफी खुश होता है। यून उसे थैंक यू कहता है कि तुम्हारी ही सिखाने के कारण आज मैं अपने इस मार्शल आर्ट के मास्टरी में एक नए लेवल पे पहुंच चुका हूं। जिस पे यून उसे कहता है कि मेरी ये जो सिखाने का तरीका है एक नए लेवल पर इसलिए जा पहुंचा, तुमने मेरी बॉडी के अंदर से अब तक के वो सारे हीट पॉइजन से छुटकारा पाने में मेरी जो मदद की है, इसे ही मेरी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो गई। मेरी मार्शल आर्ट की जो स्किल है वापस से रीस्टोर हो गई। अब आगे यून उससे कहता है कि तुमने यहाँ पे इन 6 महीनों में काफी ज्यादा मेहनत की है। तुमने काफी कम टाइम में ही 6 महीनों के अंदर अपने आप को ब्रेक थ्रू करके एक नए रोल में पहुंचा लिया है। तो अब आगे के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? जिसमें फेंग हॉ से कहता है कि मेरे यहाँ तक पहुँचने में आपने मेरी काफी मदद की है, इसीलिए अगर आप इससे रिलेटेड मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो दे सकते हो। फिर लिटिल फेरी भड़क जाती है और उससे कहती है कि सिर्फ इसी ने तुम्हारी मदद की है, इतने महीनों से जो तुम्हें गाइड कर रही हूँ उसका तुम श्रेय भी नहीं देना चाहते। फेंग हॉ से कहता है कि ऑब्वियसली तुम मेरी मास्टर तो हो ही, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अब आगे फेंग हॉ यून को अपने आगे के प्लान्स के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि मेरी जिंदगी का अभी का तो बस एक ही लक्ष्य है, और वो ये है कि किसी भी तरह से मैं उस डोंगफेंग को हराना चाहता हूँ। अब हमारे बीच जो मैंने चैलेंज रखा था उसकी डेट पूरी हो गई है, इसलिए मेरा आगे का प्लान ये है कि मुझे जल्द से जल्द उस चैलेंज को पूरा करने के लिए कैपिटल सिटी जाना होगा। अब फेंग हॉ के इतना कहते हैं कि मुझे अपने प्रॉमिस को पूरा करना है। ये एपिसोड जो होता है यही फिनिश होता है और हमें काफी ज्यादा क्यूरियस कर देता है आगे के एपिसोड में फेंग हॉ उस डोंगफेंग से कैसे लड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि आप यहाँ से वापस जाएं, आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग कमेंट्स में इस तरह के कमेंट करते हो, इससे मेरा दिल दुखता है। हमेशा कमेंट करते हो कि अगले एपिसोड जल्द लाओ और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा लंबा होना चाहिए। भी बताओ कि वीक में इस सीरीज का सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज होता है, वो भी फ्राइडे या थर्सडे को, कि मात्र 7 मिनट का होता है। और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने की। आधे या 1 घंटे का एक एपिसोड कैसे हो सकता है? ऐसा करना तो इम्पॉसिबल है और मैं अपनी तरफ से क्या मिर्च मसाला लगाऊंगी कि सीरीज बनाने वालों ने कुछ सोच समझ के ही इस कहानी को बनाया है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं करना चाहती। तो गाइस प्लीज पेशेंसली यहाँ सब्र के साथ अगले एपिसोड का वेट करना, मैं बहुत ही जल्द उसे एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, अगर वीडियो लंबी ना हो सके तो प्लीज उसे जरूर देखना। वीडियो लंबी नहीं होती है, आप लोग उसे देखते नहीं हो, इसीलिए बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि हमारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें अप्रिशिएशन नहीं मिलती। सो प्लीज गाइज हमें सपोर्ट करने के लिए कम से कम वीडियो को लाइक ही कर दिया करो। लाइक करना तो बिल्कुल फ्री है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और सोचो कि किसी मुफ्त की चीज से आप मुझे खुश कर सकते हो, तो ये कितनी अच्छी बात है। अब ये प्रवचन बहुत ही ज्यादा हो गया, मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।